हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का चौथा क्लास, जिसमें हम लोगों ने अभी पीछे जो पढ़ा था, हम लोगों ने 3 क्लासों में हम लोगों ने हिंदी का गद्य, हिंदी का पद्य पढ़ लिया था। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने सीखा था। और आज हम लोग सीखेंगे क्या, संस्कृत का गद्यांश पाठ। क्योंकि देखिए, जो सबसे पहला तो हिंदी का गद्य आता है करने के लिए, फिर उसके बाद हिंदी का पद्यांश आता है, उसके बाद हिंदी का संस्कृत का गद्यांश आता है। और आज हम लोग ये सीखेंगे संस्कृत गद्यांश में वाराणसी पाठ का पूरा हम लोग हिंदी अनुवाद करना सीखेंगे, जो पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो लगभग हर बार ही कुछ ना कुछ इसका पार्ट पूछा ही जाता है। आपको मैं अभी एक पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं, इसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा। आपको वाराणसी पाठ का पूरा गद्यांश हल करना है, ठीक है ना। हल करने का मतलब आपको पूरा हिंदी उसका पढ़ के ही जाना है, क्योंकि पेपर में ये बहुत ज्यादा बार आ चुका है और आता ही रहता है। ठीक, चलिए तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं पहले उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे की बात हम लोग करते हैं। चलिए तो वाराणसी, यहाँ पे क्या लिखा है सुनिए, मैं आपको हिंदी समझाने वाला हूँ, इसका पूरा अनुवाद। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। आपको इसके बातों से ही समझ में आ रहा होगा, शब्दों से ही, कि ये क्या बोलना चाह रहा है। कि वाराणसी सुविख्याता माने सुविख्यात, माने अत्यधिक विख्यात, प्राचीना माने प्राचीन, नगरी माने नगरी है अपने से जोड़ दीजिए, बस हो गया। यानी वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है। हो गया, एक लाइन का अर्थ क्लियर है। चलिए दूसरा लाइन देख लीजिए। इयम विमल सलील तरंगाया कुले स्थिता। अब देखिए ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसको तोड़ तोड़ के पढ़िए। इयम विमल सलील गंगाया कुले स्थिता। हिंदी समझिए। इयम माने यह, विमल माने स्वच्छ, सलील माने पानी या जल, तरंगाया माने तरंग, गंगाया माने गंगा के, कूले माने किनारे, स्थिता माने स्थित है, माने यह स्वच्छ जल की धारा बहने वाली गंगा के किनारे स्थित है। या आप थोड़ा बहुत अपने से भी बना के लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर से एक बार देखिए, यह स्वच्छ पानी गंगा के तरंग यानी धारा, गंगा की धारा के किनारे स्थित है। हो गया 2 लाइन का अर्थ। तीसरा आइए, अस्याह घट्टा नाम। अस्याह माने इसके, घट्टा नाम माने घाटों को, घाटों की मतलब घाटों की, वलयाकृति माने वलय आकृति, घुमावदार आकृति, ये बोल सकते हैं। घाट जो घुमावदार नहीं होता है, घाट जो होता है वो घुमावदार होता है, उसको बोला गया है। अस्या माने इसके, घट्टाना माने घाटों की, वलयाकृति माने वलय आकृति, पंक्ति माने पंक्ति को, पंक्ति, और धवलायाम माने सफेद, चंद्रिकायाम माने चांदनी में, बहुराजते माने अत्यंत सुशोभित लगता है। फिर से एक बार समझिए, इसके घाटों की वलय आकार की आकृति की पंक्ति, आकार की पंक्ति, ठीक है, वलय आकार की पंक्ति सफेद चांदनी में बहुत सुंदर लगता है। बहुराजते माने बहुत शोभित लगता है, सुंदर लगता है। ये हो गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। तीन लाइन का हो गया। इसके बाद आते हैं अगणिताः पर्यटकाः। अगणिताः माने अनगिनत, पर्यटकाः माने पर्यटक जो घूमने वाले आते हैं। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः माने अत्यंत दूर दूर से, बहुत दूर दूर से, देशेभ्यः माने देश देश से, मतलब बहुत दूर दूर देश से, ठीक है ना। नित्यम माने हमेशा, अत्र माने यहाँ, आयन्ति माने आते हैं। मतलब समझ में आ गया कि अनगिनत पर्यटक बहुत दूर देशों से हमेशा यहाँ आते हैं, या हमेशा यहाँ घूमने आते हैं, ये भी बोल सकते हैं आप। ये हो गया, आगे बढ़िए। ठीक, अस्याह घट्टा नाम मतलब इसके घाटों की, च शोभाम, च का मतलब होता है और, तो आप जो यहाँ पे कामा लगाए ना, यहाँ पे और लगा लीजिए। और इसके घाटों की शोभा को देखकर, विलोक्य मतलब देखकर, शोभा को विलोक्य मतलब देखकर, इसके घाटों की शोभा को देखकर इमाम बहु प्रशंसन्ति, इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। इमाम माने इसकी, बहु माने बहुत, प्रशंसन्ति माने प्रशंसा करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये रहा आपका पहला पार्ट, वाराणसी का पहला पार्ट। इसी तरह से आपको 3 पार्ट और पढ़ने हैं,
ठीक है, आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा, उसको देख लीजिए, ठीक है ना। ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, ये वाला पहला पार्ट है, फिर ये देखिए दूसरा पार्ट है, और इसके बाद तीसरा पार्ट। इन तीनों पार्टों को भी आपको हिंदी बना करके पढ़ लेना है। कैसे पढ़ेंगे आप, देखिए पहली तो अगर आप पहली बात तो अगर आप कमेंट में बता देंगे मुझे, तो मैं ही बना के आपको डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा उसका हिंदी। अन्यथा मेरा जो समय जाएगा, उससे अच्छा है कि आप ही जल्दी से पढ़ लें उसको, अवतार से, विद्या से, या जो भी आपके पास माध्यम है उसका हिंदी पढ़ने का, तो आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना। नहीं तो आप कमेंट में बता देंगे तो मैं खुद ही इसका वीडियो सबका बना के अलग से डाल दूंगा, जो ये 70 वाली सीरीज में से अलग रहेगा। हमने 10 वीडियो का लगाया दिमाग कि 10 वीडियो में हम लोग 70 में 70 लेके ही आएंगे, ठीक। तो ये रहा हमारा पहला काम, ये हो गया। अब इसके बाद उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा जो आपको दिखाई दिया है अभी। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं इसके पद्यांशों को। अभी हमने क्या पढ़ा, गद्यांश को पढ़ा, ठीक है ना। उसके बाद अब हम लोग पद्यांश पे चर्चा करेंगे, ठीक। उस पद्यांश को भी पढ़ लेंगे, तब समझ लीजिए कि हमारा काम संस्कृत का गद्य और पद्य समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले पद्य वाला आप देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं पद्यांश वाला पार्ट। देखिए इसमें पद्यांश में क्या आता है ना, आपको श्लोक लिखा रहेगा, और एक नहीं आएगा, 2 ठो आएगा, ध्यान दीजिएगा ना, अथवा करके। तो आपको एक ही करना होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, मैंने 4 ठो आपको श्लोक लिख दिया है, ठीक। एक बात और ध्यान दीजिएगा, क्या आपको जो भी श्लोक या मैंने वाराणसी पाठ पढ़ा है उसके पाठ का नाम जरूर याद होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें भी आपको संदर्भ लिखना पड़ता है। संदर्भ आप समझ रहे हैं, हाँ, इसमें लेखक का नाम नहीं होता है, इसलिए इसमें लेखक का नाम नहीं लिखना पड़ता, ठीक है ना। तो इसमें भी आप संदर्भ लिखेंगे। जो लोग संदर्भ नहीं पढ़े हैं वो पिछला क्लास जरूर देख लें, मैंने संदर्भ बहुत अच्छे से बताया कि लिखा कैसे जाता है। चलिए अब देखिए, हाँ एक बात और याद रखिएगा, क्या उसमें हिंदी खंड हम लोगों ने लिखा था, हम लोगों ने इसमें क्या लिखेंगे, संस्कृत खंड से लिया गया है, ठीक है ना, बस यही चेंज कर दीजिएगा। अब देखिए, मंगलम मरणम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, किसी किसी में थोड़ा थोड़ा चेंज है हल्का सा, विभूतिश्च विभूतिर्यश्च दे दिया है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मियते, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए कि यही सब पेपर में कई बार आ चुका है, इसी में से आपको एक देखने को मिलेगा जरूर, ठीक है ना। और दूसरी बात, एक बात और ध्यान दीजिए, क्या इसी से आपका श्लोक भी काम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक श्लोक पेपर में फिक्स है, हर बार आता है लिखने के लिए। तो ये 4 श्लोक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है ना। इन चारों श्लोकों में से आप कोई 3 श्लोक जरूर याद कर लीजिए, 3 नहीं तो कम से कम 2 तो जरूर, क्योंकि पेपर में 2 ठो आता है। अगर मान लीजिए आपने इन दोनों को याद किया, यही दोनों आ गया, तो पेपर में तो लिख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए कम से कम 3 अगर याद रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन 2 भी याद कर लेते हैं तब भी काम होने की संभावना है, ठीक। चलिए तो कम से कम 3 याद कर लीजिए। अब देखते हैं इसका अर्थ, हम लोग समझते हैं, अनुवाद। देखिए, मंगलम मरणम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मियते। तो यहाँ देखिए काशी नाम आ गया ना, तो वैसे भी ये काशी यानी वाराणसी पाठ का है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये किस पाठ से है, वाराणसी, ठीक है ना, ये वाराणसी पाठ से लिया गया है। तो पाठ जरूर जानिए, पाठ नहीं जानेंगे तो संदर्भ कैसे बनाएंगे, 2 नंबर तो वही कट जाएगा आपका, ठीक। चलिए, तो मंगलम मरणम यत्र, इसका अर्थ क्या होगा, यत्र का मतलब होता है जहां, मरणम माने मरना, मंगलम माने मंगलकारी माना जाता है, जहां पर मरना मंगलकारी माना जाता है, जहां मरना मंगलकारी माना जाता है, ये अपने से लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, विभूतिश्च विभूषणम, फिर लिखिए जहां, जहां विभूति मतलब राख ही, विभूषणम माने आभूषण है, गहना है, ठीक है, आभूषण है, जहां पर राख ही गहना है। फिर से, जहां मरना मंगलकारी माना जाता है, और च लगा है ना तो और लिख सकते हैं, और जहां राख ही आभूषण माना जाता है। एक लाइन का अर्थ हो गया, ठीक है ना। बस ध्यान से बात को सुनिए और समझिए और बनाने का प्रयास करिए, पढ़ पढ़ के, याद मत करिए, पढ़ करके बनाने का प्रयास करिए, ठीक है ना। चलिए आगे, कौपीनम यत्र कौशेयम, कौपीनम यत्र कौशेयम माने जहां कौपीन को ही रेशमी वस्त्र, कौशेयम माने होता है रेशमी वस्त्र, कौपीन को ही रेशमी वस्त्र समझा जाता है या माना जाता है। कौपीन का मतलब होता है लंगोट, ठीक है ना, लंगोटी। तो कौपीन को ही रेशमी वस्त्र समझा जाता है। सा काशी केन मियते, वह काशी किसके द्वारा मापा जा सकता है, वह, सा माने वह, काशी माने वाराणसी काशी,
केन माने किसके द्वारा, मीयते माने मापा जा सकता है, यानी वह काशी किसके द्वारा मापा जा सकता है, अर्थात उसको माप नहीं सकता कोई, उसका अनुमान नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि जहां पे मरना ही मंगलकारी माना जाता है, जहां राख को ही आभूषण समझा जाता है, जहां कौपीन ही रेशमी वस्त्र है, उस काशी को भला कौन माप सकता है, यानी वह काशी किसके द्वारा मापा जा सकता है। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा सुनिएगा ध्यान से, बंधनम मरणम वापि, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय, उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। ये किस पाठ का है? वीर वीर आ रहा है ना, वीरः वीरेण पूज्यते एक पाठ है आपने संस्कृत में ना, वीरः वीरेण पूज्यते, यहाँ पे मैं उसको लिख देता हूं, वीरः वीरेण पूज्यते, पूज्यते। अच्छा एक बात और, क्या अगर आपको ये पाठ याद है ना, पाठ का नाम वीरः वीरेण पूज्यते, तो एक प्रश्न आता है पेपर में कि वीरः केन पूज्यते, तो आप यही लिख सकते हैं वीरः वीरेण पूज्यते। ठीक है ना, एक उत्तर भी आपका बन रहा है संस्कृत का। चलिए अब इसका अर्थ समझते हैं, इसका अनुवाद क्या होगा देखिए, बंधनम मरणम वापि, बंधन हो, वापि मतलब होता है या अथवा, बंधन हो या मरण हो, बंधन हो या मरण हो, जयो वापि पराजय, जीत हो या पराजय माने हार हो, बंधन हो या मरण हो, जीत हो या हार हो। एक लाइन का समझ में आ गया, बंधन हो या मरण हो, जीत हो या हार हो, एक लाइन का अर्थ हो गया आपका। ठीक है, दूसरा देखिए, इसको फिक्स कर लीजिए। ठीक है ना, उभयत्र समो वीरः, उभयत्र माने दोनों स्थितियों में, दोनों स्थितियों का मतलब कौन कौन सा, मरने की स्थिति में और बंधन की स्थिति में, और कौन सी स्थिति, जय और पराजय मतलब जीत हार की स्थिति में, दोनों ही स्थितियों में समो वीरः, समो का मतलब होता है समान, वीरः माने वीर, वीर समान रहते हैं, मतलब दोनों स्थितियों में वीर समान रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वीर भावो ही वीरता, वीर के भाव को ही वीरता कहते हैं, वीर का जो ये भाव है इसी को क्या बोला जाता है, वीरता। ठीक है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय, जीत हो सॉरी, बंधन हो या मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों स्थितियों में वीर समान रहते हैं, वीर के भाव को ही वीरता कहते हैं। ये हो गया आपका इसका अर्थ, मिल गया आपको 5 नंबर। ठीक है ना, आगे देखते हैं, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः, अमुख स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडितः। देखिए ये पहले किस पाठ का है, इस पाठ का नाम है प्रबुद्धो ग्रामीण, प्रबुद्धो ग्रामीण अर्थात बुद्धिमान ग्रामीण। ठीक, चलिए, तो अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडित, ये है क्या, ये एक आपका पहेली है। ये जो ग्रामीण था ना, गांव वाला, एक पहेली पूछा था एक शहर वाले से। तो देखिए, अपदो दूरगामी बिना पैर का है लेकिन दूर तक जाता है, दूरगामी माने दूर तक जाता है, बिना पैर का है लेकिन दूर तक जाता है, च साक्षरो और साक्षर है, साक्षर माने अक्षर से युक्त है, साक्षर है परंतु पंडित नहीं है, न च पंडित परंतु पंडित नहीं है। एक बार फिर से, बिना पैर का है लेकिन दूर तक जाता है, और साक्षर है परंतु पंडित नहीं है। ठीक है, एक लाइन का अर्थ हो गया। आगे, अमुख स्फुट वक्ता, अमुख माने बिना मुख का है, बिना मुख, उसके मुख नहीं है उसका। ठीक है ना, अमुख बिना मुख का है, स्फुट वक्ता लेकिन साफ साफ यानी स्पष्ट बोलने वाला है, स्फुट वक्ता स्पष्ट बोलने वाला है, और च का मतलब और, च यो जानाति स पंडित, च यो जानाति माने जो, जो इसे, जानाति माने जानता है, स पंडित है माने वह पंडित है, जो इसे जानता है वह पंडित है। तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में बताइए, जो जो जानते हैं और जो नहीं जानते हैं सुन लीजिए। ठीक है, बिना पैर का है लेकिन दूर तक जाता है, साक्षर है माने अक्षर से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है, बिना मुख का है लेकिन स्फुट वक्ता साफ साफ बोलने वाला है, च यो जानाति स पंडित, जो इसको जानता है वो पंडित है। इसका उत्तर होगा पत्र। क्या होगा, पत्र। क्यों, क्योंकि अपदो मतलब पैर नहीं है, दूरगामी दूर तक जाता है कि नहीं जाता है, पढ़ा लिखा है, उसमें अक्षर युक्त है लेकिन खुद पंडित नहीं है, तो जो इसको पढ़ता है वो पंडित है, स्पष्ट बोलता भी है। तो ये क्लियर है। ठीक, हाँ एक बात और, पेपर में आता भी है क्या, कि इस प्रश्न का बोलता है पेपर में कि गांव वाले के प्रश्न का उत्तर क्या था, संस्कृत में रहता है ग्रामीणान प्रश्नेन का उत्तर,
ठीक है ना, इस तरह से आता है। तो उसका उत्तर आप क्या लिखेंगे, पत्र, पत्र, ठीक है ना, पत्रम। तो ये आपका एक काम तो ये हो गया, एक तो इसका अर्थ भी आपने जान लिया और उत्तर भी समझ लिया। चलिए देखते हैं चौथा वाला। तो ये बात क्लियर है आपको तीनों, ठीक है। चौथा समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बस मान के चलिए, ठीक है ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। चलिए सबसे पहले जानिए किस पाठ का है, ये है आपका भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, ठीक, ये इस पाठ का है। ये पाठ का नाम आप जरूर याद रखिएगा, भारतीय, शायद ये नहीं है क्या, भारतीय संस्कृति, ठीक है ना, देख लीजिएगा बाकी आप लोग। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब इसका सबसे पहले हम लोग क्या जान लेते हैं, अर्थ सुनिए। सर्वे का मतलब होता है सभी, भवन्तु माने रहें या हो, सुखिना माने सुखी, यानी सभी सुखी हों, सभी सुखी हों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए सर्वे संतु निरामयाः, सभी संतु माने हों और निरामया माने निरोगी, सभी निरोगी हों। पहला सभी सुखी हों, दूसरा सभी निरोगी हों, एक लाइन का अर्थ हो गया, सभी सुखी हों सभी निरोगी हों, हो गया एक लाइन। दूसरा देखिए, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी, भद्राणि माने कल्याण या मंगल, मंगल को, ठीक है, सबसे अच्छा है मंगल। सभी भद्राणि पश्यन्तु, सभी मंगल को देखें, यानी सभी कल्याण को देखें, यानी सबका कल्याण हो, कहने का अर्थ ये है सभी कल्याण को देखें। माँ कश्चिद, माँ का मतलब होता है नहीं, माँ कश्चिद दुख भाग भवेत, माँ का मतलब नहीं, कश्चिद माने कोई, दुख भाग माने दुख का भागी, भवेत माने हो, मतलब कोई कभी दुख का भागी न हो, ठीक है ना, कभी भी कोई दुख का भागी न हो, ये हो गया आपका इसका अर्थ, ठीक है ना। एक बार मैं जल्दी जल्दी से अर्थ बता दूं क्या आपको, जल्दी जल्दी सबका सुनिए। मंगलम मरणम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम शाकाशिकेन नियते। मंगल जहां मरना मंगलकारी, जहां मरना मंगलकारी माना जाता है, जहां राख को आभूषण समझा जाता है, जहां कौपीन को रेशमी वस्त्र माना जाता है या समझा जाता है, दोनों सही है, ठीक है। शाकाशिकेन नियते, वह काशी किसके द्वारा मापा जा सकता है, पहला हो गया। दूसरा, बंधनम मरणम वापि जय वापि पराजय उभयत्र समो वीर वीर भावो ही वीरता, अर्थात बंधन हो या मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों स्थितियों में वीर समान रहते हैं, वीर के भाव को ही वीरता कहते हैं। दूसरा देखिए, तीसरा, अपदो दूरगामी च साक्षर न च पंडित अमुख स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडित, अर्थात बिना मुख, बिना पैर का है लेकिन दूर तक जाता है, अक्षर से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है, बिना मुख का है लेकिन स्पष्ट बोलने वाला है, जो इसको जानता है वो पंडित है, ठीक। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, अर्थात सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी कल्याण को देखें और कभी कोई दुख का भागी न हो, ठीक है ना। ये रहा आपका संस्कृत वाला पार्ट, जिसमें हमने ये भी बता दिया आपको कि ये आपका श्लोक का भी एक काम करेगा। हाँ, और आप ये वाला देखिए और एक ये दूसरा देखिए, आपको इन दोनों को आपको पढ़ लेना है एक्स्ट्रा में ना। कौन कौन सा है सुनिए, आपका पहला वाला ये है, नीतराम नीचो अस्मिति त्वम खेदम कूप, ठीक, ये पढ़ लीजिएगा। और दूसरा वाला, नीर क्षीर विवेक हंसाला से त्वमेव तमसी चेत, ये दोनों आपको पढ़ ही लेना है, ठीक है ना, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ये चार और ये एक्स्ट्रा में मैं इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ ताकि कोई भी चीज छूट ना पाए, ऐसा ना हो कि ये आ जाए तो आपको ना आए। मैं आपको बता रहा हूँ इतना में से ही आने की संभावना तो है, 99% मैं बता रहा हूँ कि ये इसमें से आ जाएगा, लेकिन 1% इन दोनों में से भी आ सकता है जो हार्ड है थोड़ा, ठीक है, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग। और जितना मैंने आज बताया उसको पूरा काम आप कर लीजिएगा, वाराणसी पढ़ लीजिएगा पूरा, उसका पूरा हिंदी और इसका पूरा हिंदी अनुवाद सीख लीजिए, पाठ का नाम याद कर लीजिए, बाकी आपको 70 में 70 लाने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना। चलिए बाकी अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास में और भी जानेंगे कि क्या क्या पेपर में आता है। मैं देखिए सीरियल वाइज पढ़ा रहा हूँ, एकदम सीरीज से, सीरियल वाइज, पहले कौन आएगा फिर उसके बाद कौन आएगा उसके बाद कौन आएगा, और हर एक वीडियो का अलग अलग वीडियो में आपको दे रहा हूँ। तो अगर वीडियो आपने पीछे का नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, और कोई वीडियो छूटने ना पाए, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर छूट गया ना तो 70 में 70 नहीं आएगा, ठीक है ना। और जो मैं बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है ना, ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा ही है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने की संभावना 99% है इसकी। चलिए तो ठीक है, आज के लिए इतना ही था,
धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।